हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स स्पोटा कल्टीवेशन बोले तो चीकू की खेती के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी एग्जामिनेशन जैसे कि IBPS, AFO, TGT, PGT, TA, STA, किसी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम या फिर JRF हॉर्टिकल्चर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू द सब्सक्राइब चैनल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होते रहेंगे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट MCQs और लेक्चर के PDFs मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है मुझे इंस्टा पे DM या इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। स्पोटा कल्टीवेशन एक माइनर क्रॉप है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, लेकिन जो बातें पूछी जाती है वो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। स्पेशली इसके किस्मों में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से। बोले तो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में इसका बोटेनिकल नेम मैंजिनकारा जेपोटा भी होता है, मैंजिनकारा एक्रेस भी होता है और एक्रेस जेपोटा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये इसका बॉटनिकल नेम है। बात करें कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो ये स्पोटिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर्स इसमें 26 देखने को मिलते हैं। इसका ओरिजिन भी यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका है। तो इसका ओरिजिन क्या है, ट्रॉपिकल अमेरिका। पर्टिकुलरली अगर हम देश की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिको जो है, यहाँ से इसका ओरिजिन जो है ये हुआ है। इन्फ्लोरेसेंस को लेकर बात करें, पुष्पक्रम को लेकर बात करें तो सोलिटरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस स्पोटा में देखने को मिलता है। टाइप ऑफ फ्रूट जो है इसमें बेरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बेरी इसमें बहुत बार पूछ लिया जाता है। फ्रूट बड़े हैं, सीड इसके अंदर बड़े होते हैं तो स्टूडेंट सोचते हैं इसके अंदर ड्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो टाइप ऑफ फ्रूट है ये बेरी देखने को मिलता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बात करें इसमें एडिबल पार्ट की तो एडिबल पार्ट इसमें मीजोकार्प जो है ये देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट जो है चीकू में मीजोकार्प होता है। अनदर्स नेम में बात करें तो इसको नेसबेरी बोला जाता है और सैपोडिला के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन किसी भी क्रॉप का इंपॉर्टेंट होता है, तो स्पोटा में भी आपको याद रखना है। इंट्रोडक्शन को लेकर बात करें, मेनली इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लगाया जाता है। ट्रॉपिकल फ्रूट है ये, उष्ण जलवायु के अंदर लगाया जाता है मेनली इसे। और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्पोटा का प्रोडक्शन इंडिया में ही देखने को मिलता है। भारत में ही सबसे ज्यादा चीकू का उत्पादन जो है ये देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि इंडिया के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये एक माइनर एरिया जो है एक्वायर करता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखें, पूरे विश्व भर में देखें तो भारत ही सबसे बड़ा इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया के अंदर ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था तो 1898 1898 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है ना, घोलकवाड़, वहां पर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और आज भी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्पोटा का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट जो है ये महाराष्ट्र है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए कुछ क्रॉप है जिनका जहां इंट्रोडक्शन हुआ है वहीं पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जैसे कि जो कॉफी है इसका इंट्रोडक्शन यहाँ अपना कर्नाटका के अंदर हुआ, तो आज कर्नाटका के अंदर ही प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा चाय को लेकर बात करें तो साउथ ईस्ट जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, आसाम है, यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन हुआ, तो आज इंडिया के अंदर यहाँ पर ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको रिलेवेंट जो है आपको याद करते रहना है। ठीक है, अब इससे इसका जो स्टेम होता है, इसके जो इमेच्योर जो फ्रूट्स होते हैं उससे एक लेटेक्स ऑब्टेन किया जाता है। व्हाइट मिल्की लेटेक्स जो है ये ऑब्टेन किया जाता है, जिसका यूज जो है ये चिविंग गम बनाने के लिए किया जाता है, जिसको बबल गम या चिविंग गम अपन बोल देते हैं। इसके प्रिपरेशन के लिए जो स्पोटा का जो लेटेक्स है ये कहीं ना कहीं यूजफुल होता है। तो ये इसके लेटेक्स की इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस को लेकर हमने बात की है। कंट्री जैसे कि इंडोनेशिया के अंदर इसकी जो यंग लीफ है, यंग सूट्स हैं, इसको सैलेड और वेजिटेबल के पर्पज से भी यूज करते हैं। इंडोनेशिया के अंदर इसके फ्रूट्स एंड लीव्स को एज ए वेजिटेबल भी यूज किया जाता है। बात करें हम क्लाइमेक्टेरिक या नॉन क्लाइमेक्टेरिक के बेसिस पर, तो ये एक क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है ना। ये एक कैसा है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, यानी कि ये इसे हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करके आर्टिफिशियली राइप कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। हेटेरोस्ट इंट्रोडक्शन में लेके और आगे हम बात करें तो इसमें हेटेरोस्टाइली जो है ये देखने को मिलती है। और कौन से टाइप की हेटेरोस्टाइली होती है तो इसमें पिन टाइप का जो हेटेरोस्टाइली है ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें डाइकोगेमी भी देखने को मिलता है। डाइकोगेमी कौन से टाइप का होता है ना,
प्रोटोगाइनी टाइप का जो डाइकोगेमी है ये स्पोटा के अंदर देखने को मिलता है। मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन में यहाँ पर महाराष्ट्र लीडिंग स्टेट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में अगर हम बात करें, उत्पादकता में अगर हम बात करें, तो तमिलनाडु के अंदर इसकी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है ये देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए, क्लाइमेट एंड सोइल को लेकर बात करें तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, आपको बता दिया है। 1200 मीटर के मेन सी लेवल की हाइट पर इसको लगाया जा सकता है आसानी से। ऑप्टिमम टेम्परेचर को लेकर अगर हम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है इसके लिए यहाँ पर बढ़िया देखने को मिलता है। अगर टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो यहाँ पर इसके जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर ड्राइंग के जो सिम्टम्स हैं ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बोले तो अगर टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो इसमें ग्रोथ जो है ये काफी ज्यादा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, इसके लिए लाभदायक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग विंड्स भी यहाँ पर डैमेज करती है पपाया के अंदर, अच्छा खासा नुकसान पहुंचाती है। जो गर्म हवाएं हैं ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और तेज हवाएं जो है ये भी काफी ज्यादा इसमें नुकसान जो है पहुंचाती है। वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट जो सोइल है इसके अंदर इसे लगाया जा सकता है। सैंडी लोमी सोइल है, एलुवियल सोइल है, मीडियम ब्लैक सोइल है, इस तरह की मृदाओं के अंदर इसकी जो खेती है ये आसानी से की जा सकती है। प्रोपोगेशन को लेकर बात करें तो स्पोटा का जो प्रोपोगेशन है ये इनार्चिंग से देखने को मिलता है। जो बेसिक टॉपिक है प्रोपोगेशन ये हमने लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, तो आप इसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है तो आप उसमें पूरा लेक्चर देख सकते हैं प्रोपोगेशन का। प्रोपोगेशन टाइम को लेकर बात करें तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के जो फ्रूट हैं उनका प्रोपोगेशन टाइम जून जुलाई ही देखने को मिलता है हमें। प्लांटिंग डिस्टेंस को लेकर बात करें तो 8 मीटर स्क्वायर भी रखा जाता है, और 10 मीटर स्क्वायर के आसपास जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये भी इसमें रखा जाता है। अगर हम स्पोटा को हाई डेंसिटी प्लांटिंग से हिसाब से लगाते हैं, उच्च घनत्व रोपण के हिसाब से अगर हम स्पोटा को लगाते हैं तो ऐसे में जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये कितना रखा जाता है, तो 5 मीटर स्क्वायर का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये रखा जाता है। 5 × 5 का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये रखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट स्टॉक के बारे में। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूट स्टॉक है जो कि है खिरनी, या फिर इसको रायन के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक नेम से या कॉमन नेम से इसका रूट स्टॉक का नाम बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना है। मैनिलकारा हेक्सेंड्रा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ये अपने आप में एक फ्रूट भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसका जो यूज है ये एज ए रूट स्टॉक किया जाता है। स्पोटा के अंदर रायन या फिर खिरनी इसका कॉमन नेम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एडम्स एप्पल का भी यूज किया जाता है जिसको साइंटिफिकली मैनिलकारा काउकी के नाम से जानते हैं। महुआ का जो प्लांट है जिसको मधुका इंडी लेटिफोलिया बोला जाता है, इसका भी उपयोग जो है रूट स्टॉक के लिए करते हैं। साथ ही साथ मी ट्री जिसको साइंटिफिकली बेसिया लोंगीफोलिया बोला जाता है, इसका उपयोग भी स्पोटा के अंदर एज ए रूट स्टॉक किया जाता है। आप खिरनी या रायन जो रूट स्टॉक है ये अच्छे से याद करेंगे, इसका साइंटिफिक नेम कॉमन नेम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। हार्वेस्टिंग को लेकर बात करें, बीयरिंग जो है ये दूसरे या तीसरे साल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एक जो इकोनॉमिकल जो इल्ड ऑब्टेन होती है, एक मैक्सिमम इल्ड जिसको अपन बोल सकते हैं कि हाँ अब एक अच्छा मुनाफा देने लगा है ऑर्चार्ड, वो जो इल्ड है ये हमें 7 साल बाद प्रारंभ देखने को मिलती है। प्लांटिंग के लगभग 7 साल बाद हमें अच्छा प्रोडक्शन, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन जो है ये देखने को मिलता है। फ्रूट्स जो है ये कितना टाइम लेते हैं फ्रॉम फ्रूट सेट टू मैच्योरिटी, यानी फ्रूट सेट हुआ है उसके बाद कितने समय के अंदर फल परिपक्व हो जाते हैं, तो 7 से 10 महीनों के अंदर फल जो है ये परिपक्व हो जाते हैं फ्रूट सेट के बाद। तो 7 से 10 मंथ का जो टाइम है ये लेता है। अब अगर हम बात करें मैच्योरिटी इंडाइसेस को लेकर, परिपक्वता के सूचकांक यहाँ पर क्या क्या काम में लिए जाते हैं, तो जो फ्रूट का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है, डल ऑरेंज कलर हो जाता है, या फिर पोटैटो जैसा जो कलर है ये देखने को मिलता है, आलू जैसा जो रंग है ये इसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ फ्रूट जो है इसके अंदर येलो स्ट्रीक्स हमें दिखाई पड़ते हैं। फ्रूट को जब हम स्क्रैच करके देखेंगे, नाखून से जब हम कुछ भाग छिलके का या एक्सोकार्प का हटा के देखेंगे तो हमें फ्रूट पर कुछ येलो स्ट्रीक्स जो है ये भी देखने को मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मिल्की लेटेक्स था, जो कि फ्रूट जब अनमेच्योर था, कच्चा था, ये एक लेटेक्स ऑब्टेन हो रहा था। अब जब लेटेक्स की मात्रा कम हो जाती है इसका मतलब फ्रूट जो है ये कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, इसने अपनी अटेन जो मैच्योरिटी है ये अटेन कर ली है, तो ये बात आप इसमें याद रख सकते हैं। साथ ही साथ स्पाइन लाइक स्टिग्मा जो है ये देखने को मिलती है, ये आपको याद रखना है। स्पाइन लाइक जो स्टिग्मा होती है, जैसे फ्रूट जब इस तरह से फ्रूट समझिए, यहाँ पर आपको जो स्टिग्मा है ये देखने को मिलती है, यहाँ पर मान लीजिए डंठल है, यहाँ पर आपको कुछ भाग जो है ये स्टिग्मा का भी देखने को मिलता है। तो ये जो स्टिग्मा है
ये क्या हो जाती है, सूख जाती है, साथ ही साथ ये नीचे ड्रॉप हो जाती है ना। यानी कि ये जो पार्ट है, जो बेस जो पार्ट है स्पोटा का, ये आपको विदाउट स्टिग्मा देखने को मिलेगा, या अगर स्टिग्मा अटैच है तो वो आपको ड्राई देखने को मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट इसका मैच्योरिटी इंडाइसेज है। यील्ड को लेकर बात करें तो यील्ड यहाँ पर कितने फ्रूट्स तक ऑब्टेन होते हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो 30 एज तक आने तक जो यील्ड ऑब्टेन होता है, ये 2000 से लेकर 3000 फ्रूट्स जो है ये पर ट्री हमें देखने को मिलते हैं। 7 साल के बाद ये एक अच्छा प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है, जिसको हम एक इकोनॉमिकल कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ अब मुनाफा देना शुरू कर चुका है। तो 100 फ्रूट जो है प्रति पौधा हमें प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं लगभग प्लांटिंग के 7 साल बाद, और 30 साल तक ये आते आते 2000 से लेकर 3000 फ्रूट जो है ये पर ट्री हमें दे देता है। तो ये यील्ड के अंदर आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वैरायटी के बारे में। वैरायटी काफी इंपोर्टेंट है इसकी, इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काली पट्टी है, ठीक है, काली पत्ती बोलते हैं इसे। महाराष्ट्र के अंदर इसे कमर्शियल लगाया जाता है। इसके अलावा इसे गुजरात, नॉर्थ कर्नाटका के अंदर भी इसे लगाया जाता है। ये बात आपको सिर्फ याद करनी है, वैरायटी का नाम याद करना है, ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये सारी बातें पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। इसके अलावा छतरी वैरायटी है, काली पत्ती के समान ही देखने को मिलती है। धोला दीवानी है, लौंग भूरी या भूरी पत्ती भी इसे बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। जिंगार है, इसके अलावा वंजीत, पाला, ये वैरायटी के नाम याद रखने हैं। कीर्ति भारती काफी इंपोर्टेंट वैरायटी है, आंध्र प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा इसे लगाया जाता है। इसके अलावा द्वारापुडी, क्रिकेट बॉल, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वैरायटी है, नाम अच्छे से याद रखना है इसे, ठीक है। इसके अलावा ओवल वैरायटी है वानीवालासा, कलकत्ता राउंड, इसको आपको नाम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बारामासी नाम से याद रखना है इसे। पोर्ट स्पोटा फ्रूट स्मॉल है, फ्रूट का कैनोपी स्मॉल देखने को मिलता है, तो इसे हम एज ए ऑर्नामेंटल पर्पस से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा गवारया है, इसके अलावा थागरपुंडी है, इसके अलावा अयंगरे है, नाम से सिर्फ देख लीजिएगा हल्का फुल्का। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हाइब्रिड वेराइटीज हैं उनके बारे में। CO1, इसका क्रॉस यहाँ पर क्या है, पेरेंट क्या है, क्रिकेट बॉल और ओवल के बीच में क्रॉस करवा के CO1 को डेवलप किया गया है। CO2 जो है ये क्लोनल सिलेक्शन है बारामासी का। CO3 जो वैरायटी है क्रिकेट बॉल और वानीवालासा के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप किया गया है। PKM जो वैरायटी है गुत्थी का सिलेक्शन है। PKM2 की बात करें तो गुत्थी और कीर्ति भारती के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप किया गया है। PKM3 को बात करें, पेरिकुलाम बोलते हैं ना इसे, PKM को क्या बोला जाता है, पेरिकुलाम बोला जाता है, फुल फॉर्म इसका पेरिकुलाम है। तो काली पत्ती और क्रिकेट बॉल के बीच में क्रॉस करवा के डेवलप किया गया है। ऐसे ही PKM4 है, DHS1 है, DHS2 है, इन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। CO वाले याद करना चाहें तो आप क्रॉस याद कर सकते हैं, पूछ लिए जाते हैं। डिजीज को लेकर बात करते हैं, इसमें लीफ स्पॉट देखने को मिलता है, पत्ती धब्बा रोग बोलते हैं इसे, फंगस की वजह से ये होता है। फिलोफोलिया स्पोरा इंडिका नामक फंगस जो है इसकी वजह से देखने को मिलता है। इसके कंट्रोल के लिए हम डाइथेन Z78 का लगभग 0.2% का छिड़काव कर सकते हैं। अगर हम इसका इंसिडेंस ज्यादा देखने को मिलता है तो ये एप्लीकेशन हम 30 डेज के इंटरवल में भी कर सकते हैं। 30 दिन के अंतराल में भी ये जो इरिगेशन है, ये जो स्प्रे है, ये किया जा सकता है। रेसिस्टेंट वैरायटीज को लेकर बात करें तो CO1 है, क्रिकेट बॉल है, ये जो चीकू की जो वैरायटीज हैं इसके लिए रेसिस्टेंट देखने को मिलती है। तो इन वैरायटीज को भी एज ए कंट्रोल मेजर्स के तौर पर ग्रो किया जा सकता है। तो ये इसमें लीफ स्पॉट डिजीज था। इसके अलावा इसमें सूटी मोल्ड जो डिजीज है देखने को मिलता है। देखिए चीकू के अंदर जब एफिड इंसेक्ट नुकसान पहुंचाता है वो एक्सट्रैक्टा रिलीज करता है, उस एक्सट्रैक्टा पर सूटी मोल्ड जो फंगस है ये डेवलप हो जाता है। और ये फंगस कौन सा है, कैप्नोडियम स्पीसीज जो फंगस है ये एक्सट्रैक्टा ऑफ एफिड पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हनी ड्यू जो एक्सट्रैक्ट करते हैं स्केल और एफिड और मिलीबग, उसके ऊपर ये डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस देखने को मिलता है, ब्रांचेस जो हैं फ्लैट हो जाती हैं, प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता नहीं है। लीव्स का साइज जो है ये यहाँ पर छोटा देखने को मिलता है। इन ब्रांचेस पर जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो भी हमें छोटे देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस के अंदर देखने को मिलता है। ये यहाँ पर किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो बेटरोडिप्लोडिया थियोब्रोमी जो है इसकी वजह से देखने को मिलता है। ये भी फंगल डिजीज है, याद रखना है। एक अच्छे लाइट को अवेलेबल करवा के हम फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस को चेक कर सकते हैं, इसे हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम इंसेक्ट को लेकर बात कर लेते हैं। स्टेम बोरर देखने को मिलता है, इंडरबेला, कई सारे और अनदर फ्रूट भी है उनके अंदर भी नुकसान पहुंचाता है। इसमें मिलीबग देखने को मिलता है, फेनोकोकस आइसरजोइडस इसका जूलॉजिकल नेम है।
फ्रूट बोरर है, ये भी कई सारे फ्रूट्स के अंदर नुकसान पहुंचाता है। वरिकोला आइसोकेरेटस जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। तो ये हमने स्पोटा के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको लेकर हमने यहाँ पर बात कर ली है। आज के लेक्चर में हमने स्पोटा जो है उसको 0 to बिल्कुल एडवांस तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। कोई सवाल हो कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब, इससे हमें सपोर्ट मिलेगी, आपके सपोर्ट की हमें नीड है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। इतना ही करेंगे आज के लिए, थैंक यू।